तेनालीराम और 3 चालाक ठग चतुराई से फंसे जाल में। विजयनगर साम्राज्य में शांति थी, समृद्धि थी, पर एक दिन राजमहल के मुख्य कोषाध्यक्ष ने राजा कृष्णदेव राय को एक गंभीर सूचना दी। महाराज, राजकोष से पिछले 3 महीनों में लगातार एक निश्चित मात्रा में सोना और चांदी गायब हो रही है, पर चोरी का कोई सुराग नहीं मिल रहा। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। दरबारियों, ये कोई आम चोरी नहीं, बल्कि अंदर से रची गई कोई चाल है। अगर इसे अब नहीं रोका गया तो हमारा पूरा राज्य आर्थिक संकट में आ सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी तेनालीराम ने आगे बढ़कर सिर झुकाया। महाराज, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगा। तेनालीराम ने साधारण वेश में शहर का दौरा शुरू किया। वे गली गली घूमे, दुकानदारों से बात की, और अचानक एक बात पर उनका ध्यान गया। शहर में 3 नए व्यापारी आए हैं जो बेहद अमीर हैं, पर किसी को नहीं पता कि उनकी दुकानें किससे माल खरीदती हैं। तीनों व्यापारी, सेठ रघु, सेठ बलई और सेठ नंदू, नए कपड़े, गहने और अनोखे आइटम बेचते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उनके पास इतनी संपत्ति आई कहां से। तेनालीराम मुस्कुराए। जैसे ही कोई चीज बेवजह चमकने लगे, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। भाग 3। तेनालीराम की पहली चाल। तेनालीराम ने अपने नौकर को आदेश दिया, आज रात सेठ बलई की दुकान पर नजर रखो। जो भी सामान अंदर जाए या बाहर आए, मुझे रिपोर्ट दो। रात को नौकर ने सूचना दी। सेठ बलई की दुकान में रात के तीसरे पहर एक बग्घी आती है, जिसमें 2 बड़े संदूक होते हैं, लेकिन वो संदूक दुकान के पीछे वाले गोदाम में रखे जाते हैं। तेनालीराम ने सोचा, संदूक दिन में नहीं लाए जाते क्योंकि दिन में गवाह होते हैं। ये चोरी का सामान ही हो सकता है। तेनालीराम रात के अंधेरे में चुपचाप गोदाम में पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दीवार पर कान लगाया। अंदर से लोहे से टकराने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। अगली सुबह उन्होंने नगर रक्षक को बुलवाया और राजा के आदेश का हवाला देकर गोदाम की तलाशी ली। भीतर घुसते ही सब चौंक गए। वहां एक छुपा हुआ तहखाना था, जिसमें राजमहल की कई चांदी और सोने की मुद्राएं छुपाकर रखी गई थी। पर इससे पहले कि किसी व्यापारी को पकड़ा जाए, तीनों सेठ अपनी दुकानें छोड़कर भाग निकले। भाग 5। भेष बदलकर जाल बिछाना। तेनालीराम ने 3 कलाकारों को बुलाया और उन्हें प्रशिक्षित किया। तुम्हें व्यापारी बनकर एक नई दुकान खोलनी है, जहां तुम एक विशेष गहना बेचोगे जो सिर्फ सच्चे राजा के लिए हो। इस दुकान का प्रचार पूरे नगर में फैलाया गया। सिर्फ सच्चे और साहसी राजा को मिलेगा अमूल्य गहना। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में तीनों चालाक ठग एक एक कर वापस आए। पहले आया सेठ नंदू। मैं इसे खरीदना चाहता हूं, ये मेरे राजा के लायक है। पर दुकान वाले ने कहा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इसका रहस्य सुलझा पाए। गहना था एक सुनहरी तलवार जिसकी मूठ पर लिखा था, जिसने कभी झूठ बोला हो वो इसे नहीं उठा सकता। सेठ नंदू ने जैसे ही हाथ लगाया, तलवार हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसी समय छुपे हुए सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। दूसरे दिन सेठ बलई और तीसरे दिन सेठ रघु भी पकड़े गए। राजा कृष्णदेव राय ने जब सारा हाल सुना, वे तेनालीराम की चतुराई पर हंसते हुए बोले, तेनाली, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से राज्य को संकट से बचा लिया। तुमने बिना युद्ध, बिना खून खराबे के 3 चालाक ठगों को मात दे दी। तेनालीराम ने सिर झुकाया। महाराज, ये आपकी दी हुई आजादी और विश्वास का परिणाम है। राजा ने आदेश दिया कि तीनों ठगों की सारी संपत्ति जब्त कर राज्य कोष में जोड़ी जाए और तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक संदूक पुरस्कार स्वरूप दिया जाए। और पूरे राज्य में एक बात फैल गई, जहां शूरवीर तलवार से लड़ते हैं, वहां तेनालीराम अपनी चतुराई से जीत जाते हैं। शिक्षा बटा मोरल। धोखे और छल से भरे लोग ताकत से नहीं,
बल्कि बुद्धि और संयम से पकड़े जाते हैं। चतुराई अगर सच्चाई के साथ हो तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। राजा कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी भूल, जिसे तेनालीराम ने सुधारा। विजयनगर साम्राज्य में एक बार राजा कृष्णदेव राय को लगा कि उनका राज्य बहुत शांति से चल रहा है, लेकिन कहीं कुछ नया, बड़ा और साहसिक किया जाए। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, एक नई योजना लीजिए। विदेशों से व्यापारियों को बुलाइए, उन्हें आपकी जमीन पर व्यापार करने दीजिए और बदले में कर लीजिए सोने की वर्षा। उसने नक्शे, आंकड़े और बड़े सपने दिखाए। राजा उत्साहित हो गए और बिना गहराई से जांच किए इस योजना पर हस्ताक्षर कर दिए। योजना का नाम था स्वर्ण द्वार योजना, जहां विदेशी व्यापारी विशेष छूटों के साथ विजयनगर में व्यापार कर सकते थे। शुरुआत में योजना से धन आने लगा। महल में सोने की ईंटों का हिसाब बढ़ने लगा। राजा खुश, दरबार खुश, व्यापारी भी खुश। पर कुछ ही महीनों में एक, स्थानीय व्यापारियों की दुकानें बंद होने लगी। 2, विदेशी व्यापारी जमीनें खरीदने लगे। 3, राज्य की वस्तुएं बाहर बेची जाने लगी और जनता को महंगी मिलने लगी। 4, कुछ मंत्रियों ने रिश्वत लेकर कानूनों में बदलाव किए और देखते ही देखते जनता में असंतोष और गुस्सा फैल गया। तेनालीराम को जब यह सब पता चला तो वे गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने देखा कि किसान अपने खेत गंवा चुके हैं, कारीगर भूखे हैं, छोटे दुकानदारों की दुकानों पर ताले हैं। उन्होंने एक किताब बनाई, राजा की भूल, जिसमें उन्होंने दर्ज किया, राजा ने जनता की बात सुने बिना, बाहरी चकाचौंध में डूबकर, अपने ही लोगों से आंखें फेर ली है। उन्होंने एक योजना बनाई, राजा को सच्चाई से रूबरू कराने की। तेनाली ने दरबार में एक नाटक आयोजित किया। दृश्य, राजा बना एक आम आदमी जो बाजार में रोटी खरीदने जाता है। रोटी की कीमत सुनते ही चौंक जाता है। वो देखता है कि विदेशी व्यापारी चावल भेज रहे हैं बाहर, जबकि उसकी थाली खाली है। फिर उसे कोई काम नहीं देता, क्योंकि सारे काम विदेशी आदमी ले गए हैं। अंत में राजा भीख मांगने को मजबूर होता है। पूरा दरबार स्तब्ध। राजा कृष्णदेव राय का चेहरा उतरा हुआ। तेनालीराम मंच पर आए और बोले, महाराज, ये कोई कल्पना नहीं थी। ये वही हो रहा है जो आपने एक हस्ताक्षर से शुरू किया। आपने स्वर्ण द्वार खोला, पर उसमें से निकले भ्रष्टाचार, विस्थापन और अन्याय। राजा चुप थे। तेनाली ने कहा, आपने सिर्फ व्यापार देखा, विश्वास नहीं। आपने सोना मांगा, पर जनता ने अपना घर, रोजगार और आत्मसम्मान खो दिया। राजा ने पूछा, अब क्या किया जा सकता है तेनाली? तेनालीराम बोले, 4 बातें तुरंत कीजिए। 1, स्वर्ण द्वार योजना पर रोक लगाइए। 2, विदेशी व्यापारियों को सीमित कीजिए, शर्तों सहित। 3, स्थानीय व्यापारियों को राहत दीजिए, कर में छूट, स्थान मुफ्त। 4, गांवों में रोजगार योजनाएं शुरू कीजिए, किसानों के लिए बीज, कारीगरों के लिए काम। राजा ने बिना देर किए आदेश दे दिए। कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगा। बाजारों में फिर से हलचल आई। कारीगरों की रचनाएं विदेशों में बिकने लगी, पर उनके ही नाम से। किसानों ने नई फसलें बोई और अच्छी कीमतें मिली। जनता ने राहत की सांस ली और राजा को फिर से सम्मान देना शुरू किया। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज मैं मानता हूं, राजा भी भूल कर सकता है, पर सच्चा राजा वही है जो समय पर स्वीकार कर ले। राजा ने तेनालीराम को जनरक्षक की उपाधि दी और हर निर्णय से पहले जन समीक्षा सभा बनाने की घोषणा की, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। राजा बोले, अब से कोई भी योजना जनता की सहमति के बिना लागू नहीं होगी। और इस तरह विजयनगर में पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव पड़ी। सिर्फ एक गलती और तेनालीराम की बुद्धि के कारण। मोरल बटा शिक्षा। प्रशासन में चकाचौंध नहीं,
सच देखना जरूरी होता है। सिर्फ सुनहरे सपनों से देश नहीं चलते। जन्मत ही सबसे बड़ा राज है। गलती करना दुर्भाग्य नहीं, पर उसे न मानना सबसे बड़ी विफलता है। सच्चा सलाहकार वही है जो राजा को समय पर उसकी भूल दिखा सके। तेनालीराम और 3 सवाल जिनका जवाब राजा को भी नहीं पता था। विजयनगर का दरबार हमेशा ज्ञान, बहस और तर्क का केंद्र रहा करता था। राजा कृष्णदेव राय को अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था। उन्हें लगता था कि कोई भी सवाल हो, वे उसका जवाब जरूर दे सकते हैं। पर एक दिन दरबार में एक अजन भी आया और उसने ऐसे 3 सवाल पूछे कि पूरा दरबार चुप हो गया, यहां तक कि राजा भी। एक दिन दरबार में एक साधारण वेशधारी व्यक्ति आया। उसके पास एक लकड़ी की छड़ी, झोला और आंखों में तेज था। वो बोला, मैं हूं महाज्ञानी सोमेश्वर, देश देशांतर से तर्क की आग लेकर आया हूं। मैं 3 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जिनका उत्तर स्वयं राजा भी नहीं दे सकते। राजा कृष्णदेव राय हंसे। मैं ज्ञानियों का सम्मान करता हूं, पर ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर राजा नहीं दे सके, ये दावा बड़ा है। साधु बोला, यदि आप तीनों सवालों का उत्तर न दे पाए तो आपको मुझे अपनी सबसे कीमती अंगूठी देनी होगी, और यदि मैं हारूं तो आपके चरणों में क्षमा मांगकर लौट जाऊंगा। राजा ने चुनौती स्वीकार की। महाज्ञानी सोमेश्वर ने पहला सवाल पूछा, 1. इस धरती पर सबसे भारी चीज क्या है जिसे कोई भी नहीं उठा सकता? राजा सोच में पड़ गए। पहाड़, लोहे की छड़, हाथी? पर कोई उत्तर निश्चित नहीं था। दूसरा सवाल, 2. इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है जो किसी आंख से नहीं देखी जा सकती? अब दरबारियों ने उत्तर देने की कोशिश की। पवन, बिजली, घोड़ा? पर साधु ने सबके उत्तर को हंसते हुए नकार दिया। फिर तीसरा और सबसे चौंकाने वाला सवाल, 3. राजा को राजा कौन बनाता है? सन्नाटा छा गया। राजा भी कुछ क्षण चुप रहे। ईश्वर, प्रजा, शस्त्र? पर कोई उत्तर सही नहीं लग रहा था। जब पूरी सभा मौन थी, तेनालीराम ने धीरे से सिर झुकाया। महाराज, क्या मुझे आपके स्थान से उत्तर देने की अनुमति है? राजा मुस्कराए। तेनाली, मुझे लगता है यही समय है कि तुम एक बार फिर अपने ज्ञान से दरबार की रक्षा करो। तेनालीराम पहले सवाल की ओर मुड़ा। 1. इस धरती पर सबसे भारी चीज क्या है जिसे कोई भी नहीं उठा सकता? तेनालीराम बोला, कर्तव्य, ड्यूटी सबसे भारी चीज है। एक सच्चा राजा, सच्चा पिता, सच्चा नागरिक, कोई भी उसे उठा ले तो फिर जीवन भर झुके बिना चल नहीं सकता, और जो उससे भागे वो कभी उठ नहीं सकता। साधु चौंका। सभा तालियों से गूंज उठी। अब तेनालीराम ने दूसरा सवाल लिया। 2. इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है जो किसी आंख से नहीं देखी जा सकती? तेनाली बोला, विचार, थॉट। वो किसी भी गति से तेज होता है। एक पल में मन भूतकाल में, अगले पल भविष्य में। बिजली को पकड़ सकते हैं पर विचार को नहीं। दरबारियों ने सिर हिला दिया। ये उत्तर गहरा था। अब बारी थी तीसरे और सबसे पेचीदा सवाल की। 3. राजा को राजा कौन बनाता है? तेनालीराम बोला, राजा को राजा बनाती है उसकी प्रजा की आस्था और उसका खुद का न्याय। अगर प्रजा विश्वास खो दे तो सिंहासन भी पत्थर का टुकड़ा बन जाता है, और अगर राजा न्याय भूल जाए तो मुकुट सिर पर नहीं, बोझ बन जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। महाज्ञानी सोमेश्वर का चेहरा फीका पड़ गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को गले लगाया। आज तुमने मेरी सबसे कीमती अंगूठी नहीं, बल्कि मेरे आत्मसम्मान को बचाया है। साधु बोला, तेनालीराम, तुम सच में भारत भूमि के रत्न हो। मेरी चुनौती तुमने जीत ली। अब मैं ज्ञान के साथ लौटता हूं। राजा ने तेनालीराम को सम्मान स्वरूप विद्वत शिरोमणि की उपाधि दी और 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। तेनालीराम ने जाते जाते दरबारियों से कहा, सवाल कितने भी कठिन क्यों न हो,
उत्तर भीतर छुपे होते हैं। जो सोचता है वो रास्ता पाता है, और जो घमंड करता है वो भटकता है। शिक्षा बटा मोरल। ज्ञान दिखावा नहीं, समझ होता है। सच्चा राजा वही है जो प्रश्नों से डरता नहीं, और सच्चा विद्वान वही जो उत्तरों की गहराई को जानता है। तेनालीराम बना एक दिन का राजा। कैसे बदल गया पूरा राजमहल। विजयनगर साम्राज्य में एक दिन राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक घोषणा की, आज दरबार में सबसे चतुर, सबसे प्रिय और सबसे लोकप्रिय व्यक्ति को एक विशेष उपहार दिया जाएगा। दरबारी सोचने लगे, किसे मिलेगा ये सम्मान। कुछ ने खुद को सबसे योग्य समझा, कुछ तेनालीराम से जलने लगे। तभी राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये अधिकार देता हूं तेनालीराम को। वो कल के पूरे दिन एक दिन का राजा होगा। मैं विश्राम करूंगा। दरबार में सन्नाटा और हताशा। कुछ लोग खुश थे, कुछ जल भुन गए। सुबह होते ही तेनालीराम पूरे राजसी वस्त्रों में सिंहासन पर बैठे और उन्होंने घोषणा की, आज जनता सीधे अपने राजा से मिल सकती है, बिना किसी दरबारी या मंत्री की अड़चन के। राजमहल के द्वार खुलते ही आम लोग आने लगे। एक किसान आया जिसकी जमीन सेनापति ने हथिया ली थी। 2 एक वृद्ध आया जिसकी बेटी का सोना चोरी हुआ था पर कोतवाल ने अनदेखा किया था। 3 एक कलाकार आया जिसे दरबारी कवि ने चुपचाप उसकी रचना चुराकर दरबार में पढ़ दी थी। तेनालीराम ने सबकी बात सुनी, तुरंत जांच करवाई और हर पीड़ित को न्याय दिलवाया। तेनाली की निष्पक्षता और तेज कार्यशैली ने जनता में खुशी की लहर दौड़ा दी। लेकिन दरबार के कुछ मंत्री परेशान हो गए। महामंत्री ने कहा, अगर ऐसे ही चला तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। कोषाध्यक्ष बोला, ये तेनाली तो नियम ही बदल देगा। सेनापति चुपचाप गुस्से में मुट्ठी बांध बैठा। राजा ये सब महल की छत से देख रहे थे, मुस्कराते हुए। में बदलाव। तेनालीराम ने रसोई घर में जाकर पूछा, आज खाना किसने बनाया। रसोइया बोला, मालिक, वही रोज की रेसिपी है, लेकिन स्वाद नहीं आता। तेनाली ने खुद पकाया और नया नियम बनाया, हर दिन रसोई में एक नया स्वाद, एक नया पकवान जो केवल जनता के स्वाद के अनुसार होगा। रसोइये हंसे और ताजगी आई खाने में। ये बात पूरे महल में फैल गई। तेनाली का राज, अब हर दिन एक नया स्वाद। तेनालीराम जब महल के बगीचे में टहल रहे थे, उन्होंने देखा, एक हाथी को दिन भर जंजीर से बांधा जाता है, घोड़ों को नहलाने वाला नौकर उन्हें मारता है, और एक बंदर जिसे रोज नचवाया जाता था, बीमार पड़ा था। तेनालीराम ने आदेश दिया, प्रत्येक जानवर को सम्मान मिलेगा। जानवरों की सेवा के लिए एक नई समिति बनेगी, पशु कल्याण सभा। बंदर को इलाज मिला, हाथी को खुला मैदान और घोड़े को नया प्रशिक्षक। तेनाली को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि दरबार के खजाने में बहुत पैसा है, लेकिन गरीबों को कोई योजना नहीं मिली। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। हर गांव में एक पुस्तकालय और हर गांव के स्कूल में एक कलाकार की नियुक्ति होगी। शिक्षा और कला दोनों को बढ़ावा मिलेगा। कोषाध्यक्ष तमतमा गया, बोला, राजा तो सिर्फ युद्ध पर धन लगाते हैं। तेनाली बोले, युद्ध रचने वाले राजा बनते हैं, पर कला और शिक्षा देने वाले युग पुरुष बनते हैं। तेनालीराम ने सभी दरबारियों को बुलाकर एक प्रश्न रखा, अगर आपके पास समय कम हो और निर्णय कठिन तो क्या करोगे। किस आधार पर तय करोगे क्या सही है। कोई बोला, शास्त्रों को देखेंगे। कोई बोला, ज्योतिष पूछेंगे। तेनाली बोले, जब निर्णय कठिन हो तो केवल एक मार्ग होता है जिस पर आत्मा की आवाज चुप न हो। जब आप रात को चैन से सो पाएं, वही सही निर्णय है। पूरे दरबार में मौन। पहली बार सच की परिभाषा इतनी आसान लगी। दिन के अंत में राजा कृष्णदेव राय दरबार में आए और बोले, तेनाली, तुमने बहुत कुछ बदला, अब बताओ राजा को राजा क्यों कहा जाए। तेनालीराम खड़े हुए और बोले,
राजा वह नहीं जो ताज पहने, राजा वह है जो हर पीड़ित की सांस समझे, जो न्याय दे और जो खुद को जनता का सेवक माने। राजा बोले, आज तुमने सच में मुझे राजा होना सिखाया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपने मुझे एक दिन का राजा बनाकर बहुत सम्मान दिया, पर अब मैं फिर से वही तेनाली बनना चाहता हूं, जो आम है और लोगों के काम आता है। राजा भावुक हो उठे और बोले, तेनाली, तुमने एक दिन में राजमहल की आत्मा बदल दी। तुम तो हर दिन के राजा हो, हमारे दिलों में मोरल बटा शिक्षा। राजा वही जो सेवा करे, शासन नहीं। बुद्धि से बना परिवर्तन सदियों तक याद रहता है। सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, पर इंसान की सोच अमर हो सकती है। कभी कभी केवल एक दिन ही काफी होता है कुछ बड़ा बदलने के लिए। तेनालीराम और 7 दिन की अजीब परीक्षा। जब राजा ने तेनाली को हर दिन एक असंभव चुनौती दी, लेकिन अंत में सबक मिला सभी को। विजयनगर साम्राज्य की गाथाओं में तेनालीराम का नाम आदर से लिया जाता था। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, तेनालीराम अपनी बुद्धि और चतुराई से उसका हल ढूंढ ही लेते थे। पर बुद्धिमानों के दुश्मन अक्सर उनके नजदीकी ही होते हैं। एक दिन दरबार में कुछ दरबारियों ने राजा कृष्णदेव राय के कान भर दिए। महाराज, तेनालीराम का भाग्य ही उसे आगे ले जाता है, बुद्धि नहीं। अगर सच्ची परीक्षा हो तो वो असफल हो जाएगा। राजा सोच में पड़ गए। क्या वाकई तेनालीराम सिर्फ किस्मत के भरोसे चल रहे हैं? यही सोचकर उन्होंने लिया एक अनोखा फैसला। तेनालीराम को 7 दिन की लगातार अजीब और कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर दिन एक नई चुनौती दी जाएगी। चुनौती का हल उसी दिन दरबार में प्रस्तुत करना होगा। असफल होने पर तेनाली को दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, परीक्षा से डर उसी को लगता है जो छल करता हो। मैं तैयार हूं। राजा ने आदेश दिया, हाथी को बिना तोले, बिना छुए, सिर्फ देखकर उसका वजन बताओ। सब हैरान थे, ये कैसे मुमकिन था? तेनालीराम सीधे नदी की ओर गए। एक बड़ी नाव में हाथी को चढ़ाया। नाव पानी में डूबी। उन्होंने उस गहराई को निशान से मापा। फिर हाथी को उतारा। उतने ही वजन की चट्टानें रखीं, जब तक नाव वैसी ही डूबे। बस, वजन मिल गया। राजा मुस्कुराए, चलो, एक पास हो गया। राजा ने कहा, सोने की अशर्फी से सोने का पानी निकालो और उसे वापस वही अशर्फी बना दो। सभी दरबारी हंसने लगे। ये असंभव है। तेनालीराम ने क्या किया? उन्होंने सोने की अशर्फी को नींबू रस, पानी और हल्की रगड़ से सोने के अंश का एक हल्का लेप निकाल लिया, जो पानी में दिखाई देने लगा। फिर उसे गाढ़ा कर जमे हुए अंश से एक नई छोटी अशर्फी बना दी। बाकी हिस्सा बचा रहा। ये रहा सोने का पानी और ये रही उसकी नई रूप। तेनालीराम बोले, राजा चुप। दरबार फिर हैरान। तीसरे दिन चुनौती थी, रथ को बिना किसी जानवर के अपने आप चलाओ। न कोई आदमी धकेले, न हवा। तेनाली ने कहा, क्या मैं एक दिन की अनुमति ले सकता हूं? राजा ने सिर हिलाया। तेनाली ने अगले दिन एक छोटी पहाड़ी पर रथ को खड़ा किया। उसमें रेत की बोरियां रखीं ताकि वो संतुलन में रहे। नीचे की ओर रास्ता ढलान वाला था। बोरियां निकाली और रथ धीरे धीरे खुद चल पड़ा। रथ चला बिना आदमी, बिना जानवर। राजा ने दांतों तले उंगली दबा ली। चौथी चुनौती, ऐसी आग में रोटी सेंको जो जले नहीं और रोटी पूरी पके। तेनाली ने तांबे की परतों से बना एक बड़ा बॉक्स बनाया। ऊपर एक छोटा शीशा। बॉक्स के अंदर दर्पणों से सूरज की रोशनी केंद्रित की, जिससे अंदर गर्मी बनी रही। उसमें रोटी रखी और कुछ ही मिनटों में रोटी पक गई, बिना खुली आग के। तेनाली बोले, यह है सूर्य की आग, जो जलती नहीं पर गर्मी देती है। अब राजा खुद ताली बजाने लगे। राजा ने हंसते हुए कहा, अब कुछ असंभव करो, एक ऐसा तरबूज लाओ जो बोलता हो। सब दरबारी हंस पड़े।
तेनालीराम चुपचाप एक कारीगर को बुलाकर एक बड़ा तरबूज लिया और उसमें सुराख करके छोटी सी बांसुरी डलवा दी, जो हवा के साथ आवाज करती थी। जब तेनालीराम ने तरबूज उठाया और घुमाया, उसमें से सीटी जैसी बोलने की आवाज आई। राजा ने हंसते हुए कहा, "ये तो जादू है।" तेनाली बोले, "नहीं महाराज, ये विज्ञान है।" राजा ने कहा, "अब जरा कलात्मक चुनौती, बिना बोले कविता सुनाओ।" तेनालीराम ने एक नाटक किया। उन्होंने 2 कलाकारों को तैयार किया, जिन्होंने हाव-भाव, संकेत और नृत्य के माध्यम से एक पूरी कविता प्रस्तुत की, जिसमें वर्षा, प्रेम और वियोग का चित्रण था। पूरे दरबार की आंखें नम हो गई। राजा ने कहा, "तेनाली, तुमने बिना बोले हमारी आत्मा को छू लिया। आखिरी दिन।" राजा ने कहा, "अब ऐसी चुनौती पूरी करो जिसमें तुम खुद को हरा दो।" सभी चुप। तेनालीराम कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, "महाराज, मैं आज स्वयं कहता हूं कि जो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है वो ये है कि कभी कभी मौन रह जाना और स्वीकृति में सिर झुका देना सबसे बड़ी जीत होती है।" तेनालीराम ने तख्ती पर लिखा, "मैं बुद्धिमान नहीं, केवल जिज्ञासु हूं। आज मैं खुद को हरा देता हूं अपने ही घमंड से।" पूरा दरबार उठ खड़ा हुआ। राजा ने कहा, "तेनाली, तुमने 7 नहीं, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास की है, विनम्रता की। मोरल बटा शिक्षा। बुद्धि से बड़ी चीज है विनम्रता। हर समस्या का हल होता है अगर सोचने का तरीका बदला जाए। असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। जो खुद को हरा सकते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं।" तेनालीराम और वो किताब जो पढ़ते ही नींद आती थी। विजयनगर के राजमहल में एक दिन एक विचित्र घटना घटी। राजा कृष्णदेव राय ने दरबारियों से कहा, "मैंने एक पुस्तकालय से एक दुर्लभ किताब मंगाई है, गुप्त विज्ञान और दर्शन नाम की। लेकिन जैसे ही मैं उसे पढ़ने बैठता हूं, मुझे गहरी नींद आ जाती है। और अजीब बात यह है कि जो कोई भी उसे पढ़ता है वो भी वही सो जाता है।" ये बात धीरे धीरे पूरे दरबार में फैल गई। महामंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष सभी ने कोशिश की, पर किताब का असर सब पर एक जैसा था। आंखें भारी, दिमाग सुन्न और पल भर में नींद। अब ये नींद की किताब कहलाने लगी। राजा ने दरबार में कहा, "यह कोई साधारण बात नहीं। या तो इस किताब में कोई गूढ़ रहस्य है, या ये कोई विद्या या शाप है। तेनालीराम, इस रहस्य को सुलझाना तुम्हारा काम है।" तेनाली मुस्कुराए और बोले, "महाराज, मैं कल से ही इस किताब का अध्ययन शुरू करता हूं। लेकिन एक शर्त है, मुझे इस किताब को पढ़ने के लिए अकेला और शांत कमरा चाहिए।" राजा ने तुरंत व्यवस्था करवा दी। तेनालीराम ने मोमबत्ती जलाई, किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, "सच्चे ज्ञान तक वही पहुंचेगा जिसकी बुद्धि जागी रहे, वरना वह सोते सोते खो जाएगा।" तेनाली मुस्कुराए, और जैसे ही उन्होंने तीसरा पन्ना पढ़ना शुरू किया, उनकी पलकों पर भार आया और कुछ ही देर में सो गए। सुबह उठे तो बोले, "इसमें जरूर कोई चाल है या कोई गूढ़ मनोविज्ञान।" तेनालीराम ने अपनी योजना बनाई। 1. उन्होंने दिन भर तेज खट्टा भोजन किया जिससे नींद भागे। 2. रात को खुद को धागों से बांधा ताकि झपकी आते ही शरीर हिले और जाग जाए। 3. और पढ़ने के साथ साथ लगातार जागरण का संगीत भी बजाते रहे। और फिर उन्होंने किताब दोबारा खोली। इस बार जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़े, कुछ अजीब बातें सामने आईं। हर तीसरे पृष्ठ पर एक घुमावदार रेखा बनी थी। हर 10वें पन्ने पर कुछ अक्षर हल्के नीले रंग से छपे थे, जो सिर्फ तेज रोशनी में दिखते थे। और हर अध्याय के अंत में एक रूपक कथा, जो दिमाग को शांत करती और नींद को बुलाती। तेनाली समझ गए, ये किताब आम ज्ञान नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और ध्यान का अद्भुत प्रयोग है। तेनाली ने पूरी किताब 3 रातों में पढ़ी, बिना सोए।
और तब उन्होंने राज दरबार में घोषणा की, महाराज, ये किताब कोई जादू नहीं करती। ये असल में एक ध्यान साधना है जो पाठक को धीरे धीरे भीतर की यात्रा पर ले जाती है। उन्होंने बताया, किताब की भाषा, रूपक और ध्वनि संरचना सब ऐसे ढले हैं कि मस्तिष्क शांत हो जाए। और जब मस्तिष्क पूरी तरह शांत होता है, शरीर को नींद नहीं बल्कि ध्यान की अवस्था मिलती है। मगर हम में से अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते। इसलिए तेनालीराम ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दरबारियों को एक एक करके बुलाया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी, मन संगीत और एक पंक्ति पढ़ने के बाद उन्हें कहा, आंखें बंद करो और भीतर देखो। और आश्चर्यजनक रूप से कुछ मंत्रियों ने अपने डर देखे, किसी ने बचपन की कोई भूली याद, और किसी ने कहा, मैंने पहली बार अपने भीतर एक शांति देखी है। राजा चौंके। तेनाली बोले, महाराज, ये किताब नींद की नहीं, आत्मज्ञान की है। ये शब्दों की नींद से शुरू होकर मन की जागरूकता तक ले जाती है। राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हर महीने की एक रात सभी दरबारियों के साथ, बिना हथियार, बिना राजनीति, सिर्फ इसी किताब का मौन पाठ करने की परंपरा शुरू की। और तेनालीराम को इस पुस्तक की ध्यान गुरु की उपाधि दी गई। तेनालीराम ने जब अंतिम पृष्ठ खोला, वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम नींद समझते हो वही तुम्हारे भीतर का शोर है, जो अब थक गया है और शांति की भाषा सीखना चाहता है। मोरल बटा शिक्षा, कभी कभी सबसे बड़ी चीजें नींद में नहीं, जागरूकता में मिलती है। हर पुस्तक जादुई नहीं होती, पर उसे पढ़ने वाला यदि सजग हो तो वो जादू बन सकती है। ध्यान कोई रहस्यमयी बात नहीं, बस भीतर देखने की हिम्मत चाहिए। और सबसे जरूरी, जागरूकता ही असली ज्ञान है। तेनालीराम और 3 मंत्रियों की साजिश। विजयनगर साम्राज्य के दरबार में हर कोई जानता था कि तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय सलाहकारों में से एक थे। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्या सुलझाने की क्षमता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। पर हर रोशनी के पीछे छाया भी होती है। 3 मंत्री। 1 महामंत्री सोमदेव, 2 राजकोषाध्यक्ष भानु, 3 सेनापति नरवीर। तेनालीराम से जलते थे। उनकी बात हर फैसले में मानी जाती थी और मंत्रीगण खुद को नजरअंदाज महसूस करते थे। एक दिन उन्होंने चुपचाप मिलकर तेनालीराम को दरबार से हटाने की एक गहरी साजिश रच डाली। तीनों मंत्रियों ने सोचा, राजा को तेनाली पर शक हो जाए, यही काफी होगा उसे दरबार से निकालने के लिए। उन्होंने राजकोष से 100 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी करवाई और सबूतों की दिशा तेनालीराम की ओर मोड़ दी। एक गवाह खड़ा किया जो बोलेगा कि उसने तेनाली को महल के खजाने के पास देखा। चोर से कहकर चोरी का एक थैला तेनालीराम के घर के पीछे फेंकवा दिया। और तीसरे मंत्री ने राजा को ये गुप्त सूचना दी, महाराज, संभवतः आपके किसी विश्वास पात्र ने ही कोष लूटा है, हमें सत्य बाहर लाना चाहिए। राजा चौंक गए। अगर तेनाली दोषी है तो मैं कैसे भरोसा करूं किसी पर। अगली सुबह सभा बुलवाई गई। राजकोषाध्यक्ष भानु ने कहा, महाराज, ये वही थैला है जो चोरी के दिन खजाने से गायब हुआ था और ये तेनाली के घर के पीछे मिला है। महामंत्री सोमदेव बोले, गवाह मौजूद है जिसने रात में तेनाली को खजाने के कक्ष से निकलते देखा। तेनालीराम शांत खड़े रहे। राजा ने पूछा, तेनाली, क्या तुम इन आरोपों का खंडन करना चाहोगे? तेनाली बोले, महाराज, सच अपने समय पर सामने आता है, बस मुझे 7 दिन दे, और अगर मैं दोषी साबित हुआ तो अपने हाथों से अपना त्यागपत्र दूंगा। राजा ने उनकी ईमानदारी पर भरोसा जताते हुए समय दिया। तेनालीराम ने सबसे पहले उस गवाह से मिलना चाहा जिसने उन्हें खजाने के पास देखा था। उस गवाह ने जब तेनाली की आंखों में आंखें मिलाई तो घबरा गया। तेनाली ने उसे अकेले में बुलाया और 2 शब्द बोले, सच्चाई का बोझ झूठ से ज्यादा भारी होता है।
गवाह ने सच कबूल कर लिया। उसे पैसे देकर झूठ बुलवाया गया था। फिर तेनालीराम ने चोरी के थैले की जांच की। उस थैले पर नकली मोहरें थी। राजकोष की असली मुद्राएं ऐसी नहीं होती। और एक महत्वपूर्ण बात, उस थैले पर सेनापति के महल की मिट्टी लगी थी। तेनालीराम को यकीन हो गया, ये चाल उन्हीं मंत्रियों की है। तेनालीराम ने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने राजा को बुलाकर कान में कुछ कहा और फिर तीनों मंत्रियों को अगले दिन गुप्त दरबार में बुलाया। तेनाली ने उन्हें कहा, महाराज ने आदेश दिया है कि आप तीनों को अगले मिशन के लिए एक रहस्यमय खजाने की जानकारी दी जाए, जिसकी रक्षा करना आप तीनों की जिम्मेदारी है। उन्हें एक नकली गुप्त कमरे में भेजा गया, जिसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं और दस्तावेज रखे थे, पर छिपे हुए सैनिकों द्वारा निगरानी भी की जा रही थी। मंत्रियों ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उन्होंने आपस में बातें शुरू कर दी। अब तक तो तेनाली को बदनाम कर ही दिया, अब ये खजाना भी अपने में बांट लेंगे। राजा को क्या ही पता चलेगा। तेनालीराम ने उन बातों को सुना लिया, क्योंकि कमरे में छुपा हुआ यंत्र, गुप्त सुनने का यंत्र, लगाया गया था। अगली सुबह दरबार में फिर सभा हुई। राजा ने घोषणा की, तेनालीराम पर लगे सभी आरोप झूठे हैं और ये तीनों मंत्री दरबार से विश्वासघात और षड्यंत्र के दोषी हैं। सभी हैरान रह गए। तेनालीराम ने सारी बातें, सबूत, गवाह और उनकी बातें जो गुप्त कक्ष में रिकॉर्ड की गई थी, सब राजा को सौंप दी। तीनों मंत्री शर्मिंदा खड़े थे। राजा ने कहा, राज्य की रक्षा करने वाले ही जब उसे खोखला करने लगे तो उससे बड़ा अपराध कुछ नहीं होता। तीनों मंत्रियों को उनके पद से हटाया गया, एक को बंदी बनाया गया, एक को देश निकाला और एक से क्षमायाचना करवाकर जनता की सेवा में लगाया गया। राजा ने तेनालीराम से कहा, तुमने न केवल अपने चरित्र को बल्कि इस दरबार की मर्यादा को बचाया है। तेनाली बोले, महाराज, विश्वास किसी प्रमाण पत्र से नहीं आता, वो समय और सच की कसौटी पर ही साबित होता है। मोरल बटा शिक्षा। ईर्ष्या जब मिलकर चाल बनाती है, तब भी बुद्धि अकेले उसे हराने में सक्षम होती है। जो दूसरों को गिराने में समय लगाते हैं, वे खुद गहराई में गिरते हैं। ईमानदारी और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। जब सामने साजिश हो, तब भी। बीरबल बना भिखारी और उजागर की एक बड़ी साजिश, एक ऐसा रूपांतरण जिसने पूरे राज्य की नींव हिला दी और बीरबल की असली ताकत को सबके सामने लाकर रख दिया। एक सुबह अकबर का दरबार शुरू ही हुआ था कि राजकोषाध्यक्ष ने घबराकर सूचना दी, जहांपनाह, खजाने में से 10,000 सोने के सिक्के गायब हैं। पूरे दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, राज्य का धन लूट लेना राष्ट्रद्रोह है। जब तक सच्चाई न मिले, कोई बाहर नहीं जाएगा। बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन दीजिए, सच्चाई सामने लाकर रख दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अकबर, शर्त? बीरबल, मैं 3 दिन तक दरबार से गायब रहूंगा और कोई मेरी तलाश नहीं करेगा। अकबर ने हामी भर दी। दूसरे दिन सुबह एक फटेहाल बूढ़ा भिखारी, चप्पल घिसी हुई, बाल उलझे, चेहरे पर नकली दाढ़ी-मूंछ लगाए, राजमहल के पीछे बसे बाजार की गलियों में भीख मांगता नजर आया। वो कोई और नहीं, बीरबल ही थे, अपने गुप्त मिशन पर। उनका मकसद था दरबार के बाहर की आवाजें सुनना, वो बातें जानना जो आम लोग आपस में करते हैं। दूसरी रात बीरबल एक शराबखाने के बाहर बैठा था। तभी 2 सिपाही शराब पीते हुए कह रहे थे, वो बड़ा मंत्री कहता है, हम अपना हिस्सा ले लें, बाकी ऊपर का हिसाब वो देख लेगा। बीरबल सतर्क हो गया। उसने ध्यान से सुना। उन सिपाहियों को हर हफ्ते एक थैली मिलती थी और वे उसे एक धोबी को दे देते थे। अगले दिन बीरबल ने एक फटे कुर्ते वाला भिखारी बनकर धोबी से कपड़े मांगे। वहां उसने देखा, दुकान के पीछे की एक छतरी को बार बार खोला जा रहा था। रात में जब सब सो गए, बीरबल ने उस छतरी को खोला। नीचे एक सुरंग थी। सुरंग में एक कमरा था,
जहां सोने की थैलियां जमा की जा रही थी। उन पर मुहर थी, अकबर शाही कोष। अब बीरबल को पूरा शक था, कोई दरबारी अंदर से राज्य की दौलत चुरा रहा है। तीसरे दिन बीरबल ने भिखारी बनकर उसी सुरंग के पास एक झूठी मूर्छा का नाटक किया। जब धोबी उसे हटाने आया, बीरबल ने सुन लिया, आज रात ही माल भेजना है मंत्री साहब के हवाले। बीरबल तो शायद मर ही गया होगा। वहीं से बीरबल ने एक सिपाही को गुप्त संकेत भेजा। उस रात जब थैलियां बाहर निकाली जा रही थी, अकबर के विशेष सिपाही पहले से तैयार थे। बीरबल ने भी अपने रूप में आकर धोबी, 2 सिपाहियों और प्रधान सलाहकार वजीर रियासत खां को रंगे हाथों पकड़वाया, जो इस चोरी का मास्टरमाइंड था। वो वही मंत्री था जो सबसे ऊंची नैतिक बातें करता था, लेकिन अंदर से भ्रष्ट था। अगले दिन अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल ने एक भिखारी बनकर वो सुना जो हम सिंहासन से नहीं सुन सकते थे। ये कोई मामूली बुद्धिमानी नहीं, ये सच्चा राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण है। अकबर ने बीरबल को एक नई उपाधि दी, राजगुप्तवीर, जो चुपचाप रहकर सत्य उजागर करे। सीख बटा मोरल, सच्चाई तक पहुंचने के लिए कभी कभी खुद को खोना पड़ता है। बड़ा पद या अच्छा वेशभूषा सच्चाई का प्रमाण नहीं होता। सच्चा नेता वही है जो जमीन से जुड़कर राज्य